आध्यात्मिक खेती, इस विषय पर इस पवित्र नगरी हरिद्वार की बहुत ही विशाल परिसर में प्रस्तावित हुआ प्रेमनगर आश्रम में 5 दिन की जो कार्यशाला चल रही है, उपस्थित पूरे देश में से यहाँ आए हुए मेरे किसान साथियों, बहनों और पत्रकार मित्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं सर्वप्रथम इस आश्रम का अभिवादन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपके सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया। साथियों, विषय जीरो बजट खेती बताया गया है, लेकिन वो विषय असल में नहीं है। वो तो एक हिस्सा है। सही विषय है खुद को बदलना। अगर खुद को नहीं बदलोगे तो दुनिया को कैसे बदलोगे? जल मुक्त खाद्य, प्रदूषण मुक्त पानी, पर्यावरण और सुखी आनंदी जीवन मिलना, यह हर सजीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। सजीव माने मानव, प्राणी, पंछी, जीव जंतु सभी जन्मसिद्ध अधिकार है, ईश्वर ने दिया है जन्म के समय। लेकिन यह अधिकार एक विश्वव्यापी शोषणकारी महाव्यवस्था के माध्यम से हमसे छीन लिया गया है। वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हर सजीव को, चाहे मानव हो, प्राणी हो, पंछी हो या जीव जंतु, दोबारा प्राप्त करने के लिए हमारा एक अहिंसक और सनशील आंदोलन है, जन आंदोलन है। हम किसी के खिलाफ नहीं, कोई हमारे खिलाफ नहीं। चाहे संकर बीज अथवा जन्नुक अभियांत्रिक रूपांतरित बीज पैदा करने वाले उद्योगपति हों, रासायनिक खाद निर्मित करने वाले उद्योगपति हों, कीटनाशक दवाओं को निर्माण करने वाले उद्योगपति हों या ट्रैक्टर निर्माण करने वाले उद्योगपति हों, चाहे कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो या कृषि वैज्ञानिक हो, चाहे कृषि विभाग के अधिकारी हो, जो रासायनिक खेती का प्रचार करते हैं, वो सारे हमारे इस जन आंदोलन के सभासद हैं। क्योंकि इनमें से कोई नहीं चाहता, समाज का हर घटक नहीं चाहता कि उनकी कैंसर से मृत्यु हो, डायबिटीज से मृत्यु हो या हार्ट अटैक से, दिल की बीमारी से मृत्यु हो। हर कोई जीने का अधिकार चाहता है। अंदर से हिल गए लोग सब, और प्रसार माध्यमों के लगातार अवेयरनेस से, प्रसार से उनको वो एक बात मालूम पड़ गई है कि ये सारा जो बीमारियां आ रही है वो खतरनाक रासायनिक कृषि से जो जड़ खाते हैं उससे आ रही है। हमारे लगातार प्रयास से अभी वो अवगत हो गए हैं कि रासायनिक खेती से भी ये खतरनाक खेती है, जैविक खेती, उससे भी ये जहर हमारे शरीर में आ रहा है। वो जड़ मुक्त खाद्य चाहते हैं, कीमत कुछ भी ले,
लेकिन वो बचना चाहते, जिंदा रहना चाहते हैं। हम उनको जल मुक्त खाद्य दे रहे हैं, उनको जीने का अधिकार दे रहे हैं, हम उनके खिलाफ पैसे, वो हमारे खिलाफ पैसे। बीज, खाद, दवा निर्माण करना उनका उद्योग है, व्यवसाय है, पैसे के लिए करते हैं। शायद कमाया हुआ पैसा ऊपर ले जाने का कोई उनके पास पासवर्ड हो, इसलिए वो दौड़ धूप कर रहे हैं। उनका दोष नहीं है, मैं उनको दोष नहीं दूंगा। जो कृषि वैज्ञानिक ये खतरनाक तंत्र किसानों को बता रहे हैं, रासायनिक खेती का, जैविक खेती का, मैं उनको भी दोष नहीं दूंगा। जो उद्योगपति ये सारे संसाधन निर्माण करते हैं रासायनिक कृषि के और जैविक खेती के, उनको भी मैं दोष नहीं दूंगा। जो सरकारी यंत्रणा इसको प्रचारित कर रही है, किसानों तक पहुंचा रही है, उनको भी मैं दोष नहीं दूंगा। दोष इनका नहीं है, असल में दोषी हम हैं, निर्णय लेने वाले हम हैं। संकर बीज खरीदने का निर्णय आपने लिया, रासायनिक खाद खरीदने का निर्णय आपने लिया, कीटनाशक दवा खरीदने का निर्णय आपने लिया। बहुराष्ट्रीय कंपनी वाले आपके पास बंदूक लेकर नहीं आए कि अरे ये खरीदो नहीं तो हम फूंक देंगे आपको। हमारे संविधान में कोई कानून नहीं है कि आपने रासायनिक खेती करना ही चाहिए, नहीं तो आपको फांसी दिया जाएगा। निर्णय लेने वाले आप हो, ख्याल में रहे। ये दोषारोपण होने की बात करते हैं सारे लोग, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, संघर्ष बढ़ाते हैं, लड़ाइयां बढ़ाते हैं, आपस में बांटते हैं समाज को। ये गलत है, गलत है। किसी की उंगली उठाते हैं, अंगूठा हमारे तरफ होता है, ये हम नहीं देख पाते। दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि निर्णय लेने वाले आप। वास्तव में आपने भी निर्णय नहीं लिया, आपने निर्णय नहीं लिया। निर्णय लेने वाली एक चांडाल चौकड़ी है, क्या बोलते हिंदी में? चांडाल चौकड़ी बोलते। हाँ, निर्णय लेने वाली एक चांडाल चौकड़ी है जो बाहर नहीं है, राजधानियों में नहीं है, आपके अंदर मन में है। वो चांडाल चौकड़ी आपको बाध्य कर रही है निर्णय लेने के लिए, विनाश के तरफ आपको खुद को और समाज को ले जाने के लिए। वो चांडाल चौकड़ी के 4 सदस्य हैं, काम, मोह, लोभ और तृष्णा। तृष्णा माने अनबुझी प्यास। सही दुश्मन ये है हमारे, सही दुश्मन चांडाल चौकड़ी है। काम माने इच्छा, रासायनिक खेती करूंगा, इच्छा, मोह, लोभ, तृष्णा असल दुश्मनी है। तो लड़ाई बाहर की नहीं है, हमारी लड़ाई किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ नहीं है, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई बाहर की है नहीं, ये अंदर की लड़ाई है, अंदर की लड़ाई। और इस अंदर की लड़ाई जीतने के लिए कोई शस्त्र अस्त्र काम नहीं करेंगे, चाहे कितने भी अस्त्र विकसित हो, ये कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये अंदर की लड़ाई शस्त्रों से नहीं जीती जा सकती, अस्त्रों से नहीं जीती जा सकती। अंदर की लड़ाई जीतने का एक ही साधन है, वो है आध्यात्म। कौन सा है? बस, बाकी कुछ नहीं। इसलिए मैंने इस तंत्र को नाम दिया है जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि। साथियों, अब आध्यात्म जब भी शब्द सामने आता है तो उसका प्रारूप क्या है? किसे आध्यात्म कहेंगे हम? आध्यात्म की परिभाषा है बहुत सारे संतों ने
और हमारे नीति निर्धारकों ने भी दी है। नीति शास्त्र की रचना जिन्होंने की है उन्होंने भी दी है। दार्शनिक है हमारे देश के, उन्होंने भी दी है प्राचीन काल से, लेकिन वो मुझे मान्य नहीं है। मैं सरल भाषा में आध्यात्म की आपके सामने परिभाषा रखना चाहूंगा, सरल भाषा में, सादे शब्दों में। पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है, ख्याल करें, पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है। मन के शांति के लिए किया हुआ मानसोपचार है। इट इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म की सरल परिभाषा अगर देना चाहूंगा तो इस शब्दों में देना चाहूंगा कि मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना है अध्यात्म। सरल परिभाषा, मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना है अध्यात्म। जब बंदर से मानव विकसित हुआ तो सामने प्रकृति थी, धर्म कहां था, पंथ कहां थे, दल कहां थे, जातियां कहां थी, कुछ भी नहीं था, केवल प्रकृति थी। आज दैनंदिन जीवन में सुबह उठने के बाद सोने तक जिन जिन वस्तुओं का हम उपयोग ले रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं वो सारी प्रकृति से आती है। प्रकृति मां है। मैंने पहले ही कहा पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है, एक मानसोपचार है हमारी मन की शांति के लिए। यानी गलत काम करना, पापाचार करना, भ्रष्टाचार करना, किसी का मन दुखाना, किसी का शोषण करना दिन भर, और मन अशांत हो गया कि मंदिर में जाकर क्या करना, पूजा पाठ करना। यही तरीका चल रहा है। मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना है आध्यात्म। सवाल पैदा होगा कि ईश्वर क्या है, कहां है, दिखाइए। साथियों, ईश्वर मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। जो कहता है कि मैंने ईश्वर देखा वो दुनिया को मूर्ख बना रहा है, क्योंकि ईश्वर देखने की वस्तु नहीं है, दिखाने की वस्तु नहीं है, वर्णन करने की वस्तु नहीं है। जैसे हवा, किसी को दिखा नहीं सकते कि हवा है, लीजिए, किसी को बता नहीं सकते कि हवा है, लेकिन अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि हर क्षण बहती हवा का हमें अनुभूति होती रहती है शरीर को। उसी तरह ईश्वर वस्तु नहीं है जो दिखा सके, लेकिन अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि हर क्षण ईश्वर का अस्तित्व हमें महसूस होता है, महसूस होता है हर क्षण, चाहे नास्तिक भी हो उसको भी महसूस होता है। ईश्वर के दो रूप है, मैं मानता हूं, कोई माने न माने। एक है निर्गुण निराकार, दूसरा है सगुण साकार। निर्गुण निराकार ईश्वर को मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, चर्चों में ढूंढते हैं, मठों में ढूंढते हैं, गुरुद्वारा में ढूंढते हैं। हमारी खोज जारी है, लगातार जारी है। ईश्वर की खोज लाखों सालों से जारी है। अनुभूत होते हैं, लेकिन प्रत्यक्षात ईश्वर अभी तक नहीं मिला, प्रत्यक्षात, क्योंकि वो वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है जो हम सामने प्रस्तुत हो। लेकिन ईश्वर का एक दूसरा रूप है, वो है सगुण साकार।
और वो सगुण साकार ईश्वर माने प्रकृति। नेचर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रकृति ईश्वर का सगुण साकार रूप है। इसका मतलब है ईश्वर, प्रकृति ईश्वर का संविधान है, घटना है। क्योंकि प्रकृति की निर्मिति ईश्वर ने की, मानव ने नहीं की। प्रकृति पहले आई, बाद में मानव आया। अगर यह इतिहास है, वास्तविक सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है कि pहले प्रकृति आई, बाद में मानव आया, इसका मतलब है प्रकृति की निर्मिति मानव ने नहीं की। किसने की? ईश्वर ने की। इसका मतलब है प्रकृति ईश्वर का सगुण साकार रूप है, प्रकृति ईश्वर का संविधान है। अगर ईश्वर को जानना है तो पहले किसको जानना पड़ेगा? प्रकृति को जानना पड़ेगा, प्रकृति को जानना पड़ेगा। साथियों, घने जंगल प्रकृति है। घने जंगल में जाइए, वो विशाल का पेड़, इमली का, आम का, जामुन का, अनगिनत फलों से लदा हुआ, बिना मानवीय अस्तित्व, बिना मानवीय सहायता खड़ा है, अनगिनत फलों से लदा हुआ। अगर वहां मानव की उपस्थिति नहीं है तो फल क्यों है? जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करें, आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी, फॉस्फेट की कमी नहीं मिलेगी, पोटेश की कमी नहीं मिलेगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है सब मिल गया। अगर जंगल के वो बड़े वृक्ष अनगिनत फलों से लदे हुए दुनिया को बता रहे हैं कि मैं हर साल अनगिनत फल देता हूं, मेरे पास कोई भी मानवीय अस्तित्व नहीं है, मानव का तंत्र ही नहीं है, केवल एक तंत्र है, वो किसका है? ईश्वर का तंत्र है। उस ईश्वर के टेक्नोलॉजी से मैं फल दे रहा हूं। इसका मतलब है ईश्वर का आदेश है, अगर आपको कुछ खुशी करना है तो आदेश का पालन करें, प्रकृति में जो है उसका पालन करें। रासायनिक कृषि उस पेड़ के नीचे नहीं है। घने जंगल के अनगिनत फलों से लदे हुए महावृक्ष के नीचे न तो जोताई है, गहरी जोताई ट्रैक्टर से, न तो संकर बीज डाला जाता है, न रासायनिक खाद है, न कीटनाशक दवाओं का छिड़काव है, न सिंचन है, अनगिनत फल लगे। इसका मतलब है ईश्वर का आदेश है, ईश्वर का आदेश है कि अगर खेती करना है तो मेरी विधि से कर, मेरी विधि से कर, ईश्वर का आदेश। अगर रासायनिक कृषि करने वाला कोई किसान ईश्वर का आदेश मानता नहीं, रासायनिक कृषि करता है, इसका मतलब है वो ईश्वर का द्रोही है, ईश्वर भक्त नहीं है। आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? पाखंडी नास्तिक है, पाखंडी नास्तिक। आत्मचिंतन की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं? आत्मचिंतन की आवश्यकता। हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत एक बार मुलाकात में बोलने लगे कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम बहुत बड़े आध्यात्मिक हैं। बोले आप क्या करते हो? तो बोले खेती करते हैं, 150 एकड़ खेती है। कौन सी खेती करते? तो प्रचलित खेती करते हैं। क्या क्या करते हैं? तो संकर बीज डालते हैं।
ये अनार की खेती है, साथ में अंगूर की खेती है। ट्रक ट्रैक्टर से रासायनिक खाद डालते हैं, जहरीली कीटनाशक दवाओं को छिड़कते हैं, और इन छिड़कावों से, इन रासायनिक खादों से न जाने कितने करोड़ करोड़ जीवाणु का विध्वंस करते हैं, विनाश करते हैं। लोगों को जल खिलाते हैं, शाम को मंदिर में जाते हैं, गले में माला है, प्रार्थना करते हैं। आध्यात्मिक है क्या? परिभाषा आध्यात्म की। अगर ईश्वर की व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हो, ईश्वर के खिलाफ बगावत कर रहे हो, खुद को आध्यात्मिक कहते हैं, कैसे अधिकार है आपको आध्यात्मिक कहने का? आत्मचिंतन की आवश्यकता है। यह शिविर आत्मचिंतन शिविर है। गन्ना कैसे लगाना है ये तो आपको मालूम है, क्योंकि बताने की बात है। गेहूं कैसे बोना है आपको मालूम है, बचपन से आप करते आ रहे हो। ये शिविर आत्मचिंतन का शिविर। इसका मतलब है जो जो लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, रासायनिक खेती से पैदा हुआ जहरीला खाद्य लोगों को खिला रहे हैं, बेच रहे हैं, कृपया माफ कीजिएगा, आपको अधिकार नहीं है आध्यात्मिक कहने का। आप पाखंडी हो, नास्तिक हो। उसी तरह उस विशाल काय पेड़ के नीचे जैविक खेती नहीं है। जैविक खेती के 3 संसाधन हैं। यह है कंपोस्ट टेक्नोलॉजी, वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी और बायोडायनामिक सिंक का खाद। ये तीनों विदेशी है। जैविक खेती 100% विदेशी तंत्र है, स्वदेशी नहीं है। 100% challenge. You have to prove that it is a Indian technology. अगर जैविक खेती 100% विदेशी है तो स्वदेशी में रुचि रखने वाले विदेशी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? स्वदेशी के नाम पर मेरा सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए। इसका मतलब है कुछ तो भी गलत हो रहा है, कुछ तो भी गलत हो रहा है, कुछ तो भी गलत हो रहा है। आत्मचिंतन के लिए हम बैठे हैं, क्या सही है क्या गलत है। जंगल के उस विशाल का पेड़ के नीचे कंपोस्ट खाद का प्लांट नहीं है, खड्डा नहीं है, वहां वर्मी कंपोस्ट का प्लांट नहीं है, ये सिंक का खाद नहीं है, तो भी अनगिनत फल है। इसका मतलब है वृक्ष, ईश्वर वृक्ष के माध्यम से आपको बता रहा है, संदेश दे रहा है कि कोई जैविक खेती की कोई आवश्यकता नहीं है, मत कर मत कर, मेरी टेक्नोलॉजी वो स्वीकार। लेकिन आप मानते नहीं, आप मानते नहीं, जैविक की तरफ दौड़ रहे हो, जैविक की तरफ। आध्यात्मिक कैसे हो सकते? आप तो पाखंडी है, आप तो नास्तिक हो सकते, आध्यात्मिक कैसे हो सकते? क्या परिभाषा है अध्यात्म की? क्या परिभाषा है? उस विशाल का अनगिनत फलों से लदे हुए पेड़ के नीचे जाइए, वहां आपको ये घी मध का उपयोग नहीं है, बरगद के नीचे की मिट्टी का उपयोग नहीं है। इसका मतलब है आध्यात्म नहीं है। उस पेड़ के नीचे पंचगव्य का उपयोग नहीं है, दशगव्य का उपयोग नहीं है, अग्निहोत्र नहीं है, तो भी अनगिनत फल है। इसका मतलब है ईश्वर का आदेश है, इसके पीछे मतलब हो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जो कर रहे आध्यात्मिक नहीं है। और उस विशाल का पेड़ के नीचे योगिक खेती नहीं है, मंत्र पाठ नहीं है, योग साधना नहीं है, अनगिनत फल लगे हैं। इसका मतलब है किसानों के सामने प्रचलित जितनी भी पद्धतियां, कृषि पद्धतियां आकर थोपी जा रही है, उसका कोई अस्तित्व प्रकृति में नहीं है, ईश्वर की व्यवस्था में नहीं है। ये सारी पद्धतियां आध्यात्मिक हो ही नहीं सकती, ये पाखंडी नास्तिक। माफ कीजिएगा। आत्मचिंतन करिए 5 दिन बैठकर, क्या करना है हमें,
क्या सही है क्या गलत है। साथियों, एक विश्वव्यापी शोषणकारी महाव्यवस्था है। वो व्यवस्था सारी दुनिया को चलाती है। और उस व्यवस्था ने समाज को दो खेमों में बांट दिया है। एक समाज का हिस्सा कहता है कि पुनर्जन्म नहीं है, एक ही जन्म है, बार बार यहां आना नहीं है। अगर एक ही जन्म है तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका जितना ज्यादा हो सके भोग ले, चाहे अगली पीढ़ियों के लिए न बचे। हमें लेने देना नहीं है, केवल हमें क्या करना है, हमें भोग लेना है, क्योंकि आगे आना ही नहीं है, एक ही जन्म है। यह है अतिरिक्त भोगवादी जीवन शैली, विचारधारा, जिसको हम पाश्चात्य विचारधारा, अब तो भारतीय बन गई है, अब तो भारतीय बन गई है। दूसरा एक हिस्सा है समाज का, नहीं, हमें बार बार जन्म लेना है, हमें पुनर्जन्म लेना है। अगर हमें बार बार यहां आना है और प्रकृति से ही लेना है तो प्रकृति का विध्वंस नहीं करना है, क्योंकि हमें आगे भी, हमारे आगे की पीढ़ियों को भी वो हमें सुरक्षित करना पड़ेगा, हमें भी मिलना चाहिए। इसलिए प्रकृति का दोहन नहीं करना है, जितना आवश्यक है उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं। अस्त्य अपरिग्रह, यह है भारतीय विचारधारा, आध्यात्मिक विचार, दार्शनिक, भारतीय दर्शन। आप कौन से पक्ष में हो मुझे बताइए, आप कहां हो? ये दो पक्ष है। एक है लुटारू व्यवस्था, अगली पीढ़ियों के लिए कोई उनके पास कार्यक्रम नहीं है, अगली पीढ़ियां बर्बाद हो, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, खुद का देख रहे हैं, खुद का स्वार्थानंद बन रहे हैं, भौतिकवादी, पाखंडी, नास्तिक। आप उसके पक्ष में हैं कि सारे पृथ्वी को, सृष्टि को, निसर्ग को, प्रकृति को बचाना चाहते, अगली पीढ़ियों के लिए उसका दोहन नहीं करना चाहते, जितना आवश्यक है उतना लेना चाहते। किस पक्ष में आप हो, आत्मचिंतन करें। साथियों, सुबह से लेकर रात तक जिन जिन वस्तु का हम उपयोग करते हैं वो सारी वस्तुएं, जो कच्चा माल है, कहां से आता है? प्रकृति से आता है। प्राकृतिक संसाधन जिनका हम निरंतर दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं, केवल प्रकृति ही उसका महास्रोत है। लेकिन साथियों, ये प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है, सीमित है। दे आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर लिमिटेड। लेकिन इतने भी सीमित नहीं है कि हमारी अत्यंत आवश्यकताओं की आपूर्ति न हो, इतने भी सीमित नहीं है। लेकिन इतने भी असीमित नहीं है कि एक आदमी की पिपासा पूरी करे, इतने भी असीमित नहीं। मर्यादा है, मर्यादा। कौन से प्राकृतिक स्रोत, कौन से प्राकृतिक संसाधन है? भारतीय दर्शन में इनको पंचमहाभूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमहाभूत। पृथ्वी माने हमारी भूमाता, आप माने पानी, जल, तेज माने ऊर्जा, वायु माने हवा, पर्यावरण, और आकाश माने कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मॉस, ब्रह्मांड ऊर्जा, ब्रह्मांड। ये पंचमहाभूत। हमारी भूमि, हम भूमाता कहते हैं। क्या हालत बना दी है आपने रासायनिक कृषि के माध्यम से? जो भूमि प्रति एकड़ 100 टन गन्ना लगातार उपज देती थी,
साथियों, सारे दुनिया में अगर कोई बहुत ही उचित उर्वरा भूमि है तो पंजाब में है, दुआब में है, सबसे बढ़िया। वही पंजाब की भूमि 30 साल पहले प्रति एकड़ 30 क्विंटल गेहूं की उपज देती थी, आज इतनी बंजर बन गई है कि 12 क्विंटल के ऊपर उपज नहीं मिल रही। सोने जैसी भूमि लाखों हेक्टेयर बर्बाद हुई है, घास भी उगती नहीं है, जिसने 100 टन गन्ना दिया था प्रत्येक। भूमि की बर्बादी, भूमि की बर्बादी। हमारे पास केवल 35 करोड़ एकड़ भूमि बची है, 35 करोड़ एकड़ खाद्यान्न उपज के लिए, और भूमि कारखाने में पैदा नहीं होती। अभी वैज्ञानिकों ने कोई तकनीक विकसित नहीं किया है कि कारखाने में भूमि पैदा होगी, यानी भूमि सीमित है। हमारे पास केवल 11% जंगल है, 33% चाहिए। इसका मतलब है अगर आगे की पीढ़ियों को खुला और स्वस्थ पर्यावरण देना है तो 22% भूमि को हमें जंगल खड़ा करना होगा। इसका मतलब है आगे जंगल काटकर जोताई के लिए भूमि नहीं ले सकते, मर्यादा है, मर्यादा है। और हमारा योजना आयोग कहता है, जो अभी डिसॉल्व हो गए हैं, कि 2050 में भारत की जनसंख्या 162 करोड़ होने वाली है। आज हम 25 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, 2050 में हमें दुगुना चाहिए। इसका मतलब है 50 करोड़ मीट्रिक टन चाहिए। माने कितना चाहिए? 50 करोड़ मीट्रिक टन। हमारे पास 35 करोड़ एकड़ भूमि में बची है, दुगुना उत्पादन चाहिए। और रासायनिक कृषि से उत्पादन बढ़ता है घटता है, मुझे बताइए। रासायनिक कृषि से प्रति एकड़ उपज निरंतर बढ़ती है घटती है? घटती है, घटती है। आपका अनुभव है, सरकारी आंकड़े मेरे पास है, अगर कोई दावा करे। इसका मतलब है अगर रासायनिक कृषि से उपज घट रही है प्रति एकड़, हमें दोगुना उत्पादन चाहिए। इसका मतलब है दोगुना उत्पादन निकालने के लिए अब रासायनिक कृषि कोई काम की नहीं, उसका त्याग करना ही होगा, त्याग करना ही होगा, उसका बयान लगाना होगा। क्या विकल्प है सरकार के पास? क्या विकल्प है कृषि वैज्ञानिकों के पास? दोगुने जनसंख्या को खिलाने के लिए 50 करोड़ मीट्रिक टन अनाज उत्पादन के लिए क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं उनके पास, कोई विकल्प नहीं। अगर कृषि वैज्ञानिकों के पास विकल्प नहीं है, क्यों खड़ी है अभी तक? क्यों खड़ी है? जनता का करोड़ों रुपए जो टैक्स मिलता है उससे उनके तनखे मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं बर्बादी के लिए। संविधान में लिखा है साथियों, पूरा बदलना पड़ेगा, पूरा बदलना पड़ेगा। अरे हकीकत है कि 35 करोड़ एकड़ भूमि बची है, अगर हमें दुगुना उत्पादन चाहिए, इसका मतलब है केवल 35 करोड़ एकड़ भूमि में निकलना पड़ेगा। इसका मतलब है साथियों, देखिए वास्तविकता क्या है। हमारे पास 35 करोड़ एकड़ भूमि बचे, दुगुना उत्पादन चाहिए। भूमि पैदा नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब है किसी भी हालत में 35 करोड़ एकड़ भूमि आरक्षित करना चाहिए। काय के लिए? कृषि के लिए। क्या हम कर रहे? हम क्या कर रहे? उल्टा कर रहे, उल्टा कर रहे, उल्टा कर रहे। ये हरिद्वार पहले कितना था, आज कितना बढ़ गया है? ये दिल्ली पहले कितनी थी, कितनी बढ़ गई है?
यानी नागरीकरण की रफ्तार जिस गति से विकास के नाम पर हम दौड़ा रहे हैं, ये भूमि कहां से आती है? कहां से आती है? कारखाने में पैदा होती है। यानी ये 35 करोड़ एकड़ भूमि को तोड़ेंगे, काटेंगे, काटते काटते भूमि बचेगी, घटेगी, वो बढ़ेगी, कटेगी, और घटेगी तो दुगुना उत्पादन कैसे निकालेंगे? क्या खिलाओगे अगली पीढ़ियों के लिए? ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक नया तरह का कॉलोनाइजेशन है। यूरोप अमेरिका में वो अभी उद्योग नहीं लगा सकते, उनका पर्यावरण सब विनाश कर दिया है, तो वो सारे उद्योग कहां आएंगे? हिंदुस्तान में। भूमि कहां से लाओगे? अगर कानून लाकर भूमि किसानों से छीन लोगे, भूमि घटेगी या बढ़ेगी? अगली नस्ल कैसे जिएगी? बहुत बड़ा संकट आएगा, बहुत बड़ा संकट आएगा। रोटी के लिए युद्ध हो गए, रोटी के लिए युद्ध हो गए, जो अभी अफ्रीका में हो रहा है, सोमालिया, इथियोपिया में हो रहा है। ये नौबत से बचना है तो आत्मचिंतन की आवश्यकता होगी। हमारे कृषि वैज्ञानिक दावा करते हैं, हमारी सरकार दावा करती है कि हरित क्रांति से हमारा देश खाद्यान्न के बारे में स्वावलंबी बन गया है। साथियों, क्या ये दावा सच है, झूठ है? ये झूठ है, सरासर झूठ। मैं प्रमाण दूंगा आपको, इसके प्रमाण है। 2007 में लगभग 150 लाख टन गेहूं का आयात किया अंतर्राष्ट्रीय मंडी से। क्यों किया? $192 प्रति टन से लेकर $419 क्यों किया? अगर हमारा देश स्वावलंबी है तो क्यों किया? विगत 60 सालों से हमारा देश लाखों टन दालें हर साल आयात कर रही हैं विदेशों से। हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ द पल्सेस यानी दालों की घरेलू खपत देश के अंतर्गत 205 लाख टन की है। हमारी पैदावार है 145-152 लाख टन की, यानी लगभग 45-50 लाख टन दाल हम हर साल आयात कर रहे हैं। अभी भी अरहर की दाल बाहर से आ रही है। क्या बात है? एक और आप दावा कर रहे हो कि हरित क्रांति से हमारा देश स्वावलंबी बन गया और इधर दालें आयात कर रहे हो। इतना ही नहीं, मेरे बचपन से राशन की दुकान में मैं देख रहा हूं पाम ऑयल खाने का दिया जा रहा है। ये पाम ऑयल लाखों टन आयात करके आ जाता है। ये हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता, दक्षिण पूर्व एशिया के मलेशिया, फिलीपींस, लाओस अथवा इंडोनेशिया में पैदा होता है। लाखों टन हम पाम ऑयल आयात कर रहे हैं। इतना ही, सूडान, रूस और अन्य अफ्रीकन देशों से हम सूरजमुखी का तेल भी आयात कर रहे हैं, लाखों टन। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से हम लाखों टन सोयाबीन का तेल खाने का आयात कर रहे हैं। फलों की दुकान में जाइए, सेब रखे हैं, स्टिकर लगा है, चाइना से आयात हुआ, न्यूजीलैंड से आयात हुआ, ऑस्ट्रेलिया से आयात हुआ। क्या बात है? आप गेहूं आयात कर रहे हो, आप खाने का तेल आयात कर रहे हो, दालें आयात कर रहे हो, फल आयात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी आयात कर रहे हो, और रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा भी आयात कर रहे हो, और दावा कर रहे हो कि हमारा देश स्वावलंबी बन गया है। देश को गुमराह कर रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो, खुद को भी गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आत्मचिंतन की आवश्यकता है। हकीकत यह है कि रासायनिक कृषि से हरित क्रांति के माध्यम से हमारा देश भूतकाल में भी स्वावलंबी नहीं था, आज भी स्वावलंबी नहीं है, और ऐसी नीति रही तो आगे भी स्वावलंबी नहीं बनेगा। फूड क्राइसिस, खाद्य सुरक्षा का सवाल बहुत गहरा रहा है, पूरी दुनिया हिल गई है अभी इस सवाल से। साथियों, हरित क्रांति के माध्यम से भूमि का सत्यानाश, खाद्य सुरक्षा का सत्यानाश, जीव का, मानव का क्या हो गया? मेरे खेत में 70 साल का एक चिंदू केवट नाम का हमारा नौकर, 70 साल का बूढ़ा, जब हमारी कटाई होती थी ज्वार की, गेहूं की,
तो 100 किलो का बोझा वो थप्पी पर फेंक देता था। अचाट बाहुबल क्या खाता था? ज्वार की रोटी, कभी मिली तो दाल, नहीं तो नमक और मिर्च की पाउडर और तेल, एक प्याज। 100 किलो का बोझा उठाकर फेंक देता था। आज ये पोषण शास्त्र बहुत आगे बढ़ गया है, बड़े बड़े एक्सपर्ट आ गए हैं, सिलेबस में उसका अंतर्भाव है। क्या करना चाहिए? सुबह ये करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, बाद में दालें भी खाना चाहिए, फल भी खाना चाहिए, फलों का रस भी लेना चाहिए, उसमें घी भी लेना चाहिए, दूध भी पीना चाहिए, सारा पोषण शास्त्र। इतना होने के बावजूद हमारा 20 साल का लड़का 10 किलो का बोझा भी नहीं उठा पाता, नपुंसक बन गए हैं। गलत है या सही है? ये कहां से आ गया है? कहां से आ गया? अरे नपुंसक बना दिया है। डॉक्टर के पास जाइए, अगर यहां कोई डॉक्टर है तो मालूम पड़ेगा शुक्राणु की संख्या घट रही है। क्या बात हो रही? अभी वो बच्चा पैदा करने में अड़चन आ रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। कैंसर कितना बढ़ गया है, डायबिटीज कितना बढ़ गया है, हार्ट अटैक कितना बढ़ गया है। हर शहर में दवाखाने की कतार लगी है, पेशेंट कम नहीं हो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, लेकिन जगह नहीं मिल रही है। दुनिया में जितने कैंसर के पेशेंट हैं 30% भारतीय है। जितने दुनिया के मधुमेह के रुग्ण हैं, डायबिटीज के 50% भारतीय, 30 गति से बढ़ रहा है। हार्ट अटैक अभी था, अभी चला गया। क्यों बढ़ गया है? ये षड्यंत्र है। जो जड़ खा रहा है, जड़ खा रहा है। मोटापा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? ये जड़ जो खा रहे हैं आप रासायनिक खेती के माध्यम से और जैविक खेती के माध्यम से, जड़ आपको निकल रहा है। ख्याल में रहे, आपकी प्रतिरोध शक्ति खत्म की जा रही है और बीमारियों को आपको ग्रस्त किया जा रहा है। आप यूरिया डालते हो, कितना यूरिया डालते हो? यूरिया भूमि में जाने के बाद यूरिया का रूपांतरण अमोनिया में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। कुछ जीवाणु ये काम करते हैं। जड़ों को नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में नहीं ले सकते, उनको नाइट्रेट के रूप में ले चाहिए, तो अमोनिया का रूपांतर नाइट्रेट में होता है। जो संकर बीज है, जो बीटी बीज है, उनकी जड़ों को एक आदत होती है आवश्यकता से ज्यादा लेना। अगर पौधों को 10 ग्राम नाइट्रेट की आवश्यकता है तो जड़ क्या उठाती है? 20 ग्राम नाइट्रेट उठाती है। अब 10 ग्राम की आवश्यकता है, 20 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम बचा रहा, वो 10 ग्राम नाइट्रेट जो खतरनाक जहर है यूरिया के माध्यम से आपके शरीर में चला गया, वो 2 कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है उसमें संग्रहित होता है, और कोशिका के अंदर जो खाली जगह है उसमें संग्रहित होता है। इंट्रासेल्युलर एंड इंटरसेल्युलर वैक्यूल्स, ये खतरनाक जहर है, नाइट्रेट खतरनाक जहर है। हमारी माताएं मंडी में जाती हैं, बैगन खरीदते, टमाटर खरीदते, पानी से धोती है घर में आकर, उनको लगता है कि ये जहर है, हमारे दादा ने छिड़काया, वो निकल जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप छिड़काव करते हो कीटनाशक दवाओं का, विदिन 7 सेकंड के अंदर सारा जहर सोख लिया जाता है और उस कोशिका में जो वसा है यानी फैट है उसमें संग्रहित होता है, उसमें संग्रहित होता है। ये जहर है, खतरनाक जहर है, हमारे खाने में आ गया। जितनी खतरनाक रासायनिक कृषि है उससे ज्यादा खतरनाक, कई गुना ज्यादा खतरनाक जैविक कृषि है। जब आप जैविक कृषि से वर्मी कंपोस्ट डालते हो, एक कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, खतरनाक हेवी मेटल से जहर है, हमारे खाने में आते हैं, पौधों में आते हैं और जड़ें उठाते हैं और पौधों के वही वसा में संग्रहित होते हैं। और जब आप ये जहरीला खाना खाते हैं, जहरीला पानी पीते हैं,
तो सारे जहर कहाँ आते? हमारे शरीर में जाते हैं, और हमारे शरीर में जहर जाते हैं, हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है। हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है तो हम किसके पास जाते हैं? कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक होता है, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपकी नाड़ी देखता है, समझता कुछ नहीं, लेकिन नाड़ी देखने का नाटक करता है, और फिर इतनी लंबी सूची देता है दवाओं की, और मन में कहता है एक तो लग जाएंगी। जब आप दवा खरीदते हो, गांव का पैसा, देश का पैसा, मेडिकल स्टोर में केवल कमीशन रहता है, पैसा कहाँ जाता है? देश के बाहर जा रहा है। कितना कितना जा रहा है, कितना जा। दिस इज द ग्रेट फाइनेंशियल इरोजन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा शोषण है, बहुत बड़ा शोषण। किसी को भी कैंसर हो सकता है। हर मानव को ईश्वर ने कैंसर होने की संभावना दी है, डायबिटीज होने की संभावना दी है, हार्ट अटैक होने की संभावना दी है, हर मानव को। मानव के कोशिका में जो डीएनए होता है, डीएनए में एक जीन है, जन्नुक है, जिसका नाम है ऑन्कोजीन, एंड दैट ऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। जब वो ऑन्कोजीन जागृत होता है तो कैंसर होता है, सोया होता है तो कैंसर नहीं होता। व्हेन इट इज ए डोमिनेंट यू विल सफर बाय द कैंसर। जब जागृत होता है तो कैंसर होता है, जागृत नहीं होता, सोया होता है तो कैंसर नहीं होता। ये जागृत करने का काम कौन कर रहे हैं? ये जहर जो आप खाते हैं, ये जहर ख्याल में रहे, जहर करते अंदर से हर कोई हिल गया है। कोई नहीं चाहता कि कैंसर से मृत्यु हो। कोई चाहता है? मुझे बताइए, आप में से कौन चाहता है कि कैंसर से मृत्यु होना ही चाहिए? हाथ ऊपर करिए। एक हाथ है, एक हाथ ऊपर है, उनको मरना है, शायद उनको भी मरना है। बाकी कोई से को उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अंदर से हिल गया है, मुझे कैंसर हो सकता है, मैं अभी बोल रहा हूं, हो सकता है मुझे हार्ट अटैक हो, मैं अभी मर सकता हूं। अंदर से सारी जनता हिल गई है, सारी जनता। डर है मन में, बहुत खतरनाक डर है। रासायनिक कृषि करते हो, जहर खिलाते हो। मुझे बताइए, अगर किसी ने किसी को जहर दिया और उसकी मृत्यु हुई तो क्या होता है? संविधान में क्या प्रावधान है? उसको क्या होती है? फांसी होती है ना। और आप रोज जहर खिला रहे हो रासायनिक कृषि के माध्यम से, जैविक खेती के माध्यम से। आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दावा क्यों न किया जाए, आपको फांसी क्यों न दिया जाए? मुझे बताइए, लोगों को जहर पिलाना, लोगों को जहर खिलाना पाप है या पुण्य है? आप कौन हो? महापापी हो। केवल पापी नहीं, महापापी हो, महापापी। और मंदिर में जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, भगवान को ठगाते रहे हो। मां ठग हो आप, मां ठग। वो कौन सा ठग था? एक क्या नाम बहुत मशहूर था? नटवरलाल। आहा, महानटवरलाल हो आप, महानटवरलाल। भगवान को ठगाते हो। ये आध्यात्म नहीं है साथियों, ये आध्यात्म नहीं। छोड़ दो ये पाप, छोड़ दो, छोड़ दो। एक सत्य सरकार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। रासायनिक कृषि का त्याग करना ही होगा, नहीं तो अगली पीढ़ी नहीं बचेगी। ये लिखित है, लिखित है, लिखित। 54 लाख करोड़ रुपए विदेश जा रहा है। 54 लाख करोड़ रुपए एक साल में। मैंने कैलकुलेशन किया है, 54 लाख करोड़ रुपए। संकर बीज, जन्नुक अभियांत्रिकी रूपांतरित बीज, रासायनिक खाद, जैविक खाद, कीटनाशक दवाएं, फंगिसाइड, ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी, विदेशी दवा, विदेशी कपड़ा और कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, इनके माध्यम से 54 लाख रुपए विदेश जा रहा है। हाँ, 54 लाख करोड़ विदेश जा रहा है। अरे भाई, 1,40,000 करोड़ रुपए तो सब्सिडी केवल रासायनिक खाद के दे रहे गवर्नमेंट, केवल रासायनिक खाद की सब्सिडी।
ये 54 लाख रुपए हम रोक सकते हैं। जो भारतीय सीमा से बाहर जा रहा है उसको रोक सकते हैं। और 6 लाख देहातों में अगर बांट दिया जाए तो एक देहात को 9 करोड़ रुपए मिलेगा विकास के लिए। 9 करोड़ रुपए एक साल में मिलेगा। चमत्कार हो जाएगा। सरकार को अपने बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं, केवल हटाना है और बांटना है, बस एक ही काम पर। एक मिनिमम प्रोग्राम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या ये सपना है क्या हकीकत है? साथियों, हकीकत है। सपना बेचने वाले हम नहीं हैं, सपना बेचने वाले हम नहीं हैं, हकीकत बता रहे हैं। अगर रासायनिक खेती नहीं करेंगे इसका मतलब है बीज भी नहीं खरीदेंगे, रासायनिक खाद नहीं खरीदेंगे, कीटनाशक दवा नहीं खरीदेंगे। अगर हमारा गन्ना है, बागवानी है, तो ट्रैक्टर भी खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं, जोताई बिल्कुल नहीं। पैसा बचेगा या जाएगा? बचेगा, बचेगा। ये विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा बचेगा या जाएगा? बचेगा। ये विदेशी दवा नहीं खरीदेंगे, कपड़ा जाएगा बचेगा? बचेगा। कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन नहीं उपयोग में लाएंगे, संभव है ना? संभव है? तो कहां जाएगा पैसा? 54 लाख रुपए यही बचेगा, यही बचेगा। देशभक्ति क्या होती है? लंबे लंबे भाषण माने देशभक्ति होती है, बड़े बड़े मोर्चे माने देशभक्ति होती है। क्या होती है देशभक्ति? देश को बचाना ही देशभक्ति होती है। ये काम आप कर सकते हो, हमने शुरुआत कर दी, आप कर सकते हो। एक काम आप कर सकते हो। मैंने पहले कहा था, जो प्रकृति से हम लेते हैं वो प्राकृतिक संसाधन मर्यादित है, सीमित है, असीमित नहीं है। एक दिन समाप्त होने वाले है, अगले पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे। हमारा दायित्व बनता है कि उसको बचाकर रखें। 80 साल का बूढ़ा अपने खेत में आम की गुठली लगाता है। वो पगडंडी से जाने वाला पूछता है, बाबा जी क्या लगा रहे हो? अरे आम की गुठली लगा रहे हो। अरे आप तो मर जाओगे 2 साल में, आपको तो फल खाने को नहीं मिलेंगे, क्यों कर रहे हो मूर्ख बना? नहीं बोलते, मेरे बेटा खाएगा, मेरा नातू खाएगा, पोता खाएगा। वो बोलता है, आपका बेटा तो अमेरिका चला गया, वो तो नहीं आएगा, आपका पोता भी नहीं आएगा। अरे हाँ मुझे मालूम है, मेरा बेटा मेरी बहू लेके गई है, मैं अकेला हूँ, वो नहीं खाएगा, मुझे मालूम है, लेकिन जरूर एक काम होगा, आने जाने वाले खाएंगे, मुझे दुआ देंगे, अगली पीढ़ियों के लिए मैं बचा रहा हूँ। एक आम की गुठली लगाऊं, 200 साल खाएगा। ये जिसकी मृत्यु तय है वो बूढ़ा बोलता है कि मैं भविष्य की बात करता है, अगली पीढ़ियों की बात करता है, उसके लिए बचा कर रखना चाहता हूं। आप क्या कर रहे हो? आपके पोते को कैसी भूमि प्रदान कर रहे हो? बंजर या सजू? कौन सी कर रहे हो? बंजर। बंजर ये आध्यात्म है? कहां लिखा है? गीता में कौन सी अध्याय में लिखा है? आत्मचिंतन की आवश्यकता है। इसका मतलब है सरकार क्या करे वो उनका काम है, वहां हमें नहीं देखना नहीं है कौन सी पॉलिसी आती है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि समय की बर्बादी होगी। तुरंत हमें बचाने के अभियान में लगाना है खुद को। तो किसान की भूमिका क्या हो सकती है? शहरों में बसे लोगों की भूमिका क्या हो सकती है? बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। क्या करें? एक सूची बनाइए। सुबह सोते के बाद जब हम उठते हैं, सोकर उठते हैं, रात को सोते, इन दरमियान हम जीवन में पूरे दिन जिन जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनकी सूची बनाइए, और सूची लेकर हमारे परिवार के बीच में बैठिए, चर्चा करिए, क्या इस वस्तु की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, इसकी है नहीं है, काट कर दीजिए। कौन सी वस्तु काट सकते हैं, अभी मैं आपको सूची बताऊंगा। आप पहले सोकर उठते हैं, पहला काम होता है
क्या है? ब्रश और टूथपेस्ट। ब्रश और टूथपेस्ट। मैं भी ब्रश और टूथपेस्ट का उपयोग करता था 30 साल पहले। गांव में रहता था और बाहर आकर करता था। तो लोग देखे, अरे कितना आधुनिक है ये, कितना आधुनिक है, पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ा हुआ है, कितना आधुनिक है। जब 30 साल के पहले लगा कि भाई खुद बदलने के बाद ही हम दूसरे को बदल सकते हैं, अगर ये जन आंदोलन चलाना है तो खुद को बदलना पड़ेगा, क्या इसकी आवश्यकता है? मैंने देखा था कि बचपन से हम देशी गाय के कंडी की राख होती है ना, उससे हम दातुन करते थे, नहीं तो घर में माता जी हमारी मंजन बनाती थी, उससे करते थे। ये कहाँ से आ गया? मैं पढ़ा लिखा, कॉलेज में गया, तब से आया। छोड़ दिया। 30 साल से मैं दातुन के लिए ये पेस्ट और ब्रश का उपयोग नहीं करता। साथियों, अगर ब्रश की आवश्यकता होती तो ईश्वर इस उंगली को क्या देता? जन्म के समय ब्रश देता ना? दिया है? किसकी उंगली पर? आपके है? नहीं है, किसकी उंगली पर नहीं है। इसका मतलब ब्रश की आवश्यकता नहीं है। क्यों आ गई? अनावश्यक। अगर दंत मंजन से इस उंगलियों से हम दातुन कर सकते हैं तो ब्रश बीच में क्यों आ गया? ये पेस्ट क्यों आ गया? इसका मतलब है आवश्यक नहीं है। क्या है? अनावश्यक। जब आप ब्रश और पेस्ट खरीदते हो, हिंदुस्तान का पैसा कहां जाता है? हिंदुस्तान के बाहर जाता है, क्योंकि निर्मित करने वाले कौन है? विदेशी कंपनी। देश का पैसा विदेश में भेजने वालों को क्या कहते हैं? मैंने नहीं कहा, आपने कहा, मैंने कहा। जब वो उद्योग ब्रश निर्मित करते हैं, पेस्ट निर्मित करते हैं, विशाल मात्रा में धुआं आकाश में छोड़ते, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, उत्सर्जन करते, या हरितगृह वायु है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, वैश्विक तापमान वृद्धि होती है और वायुमंडल में बदलाव होता है। अब बदलाव के दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। आप दोषी। उसकी निर्मित के लिए कच्चा माल लगता है, वो कहां से आता है? प्रकृति से आता है। प्रकृति का विनाश। और लगातार 5 मिनट करने के बाद बेसिन में क्या करते हैं आप? उसको धोते हो। जब मुंह धोते हो तो प्रति व्यक्ति 10 ग्राम प्रदूषक किसमें? पानी में मिलाते हो। यानी 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 121 करोड़ भारतीय मल्टीप्लाइड 365 दिन, कितना पानी में प्रदूषण करते हो? कितना प्रदूषण करते हो? और वही प्रदूषक पीने के पानी के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं, सिंचाई के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं, हमारी प्रतिरोधक शक्ति खत्म करती है, और फिर कैंसर, डायबिटीज, और फिर लंबी सूची, और बाद में देश का पैसा। क्या इसकी आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। एक संकल्प आपका, मैं कल से ब्रश का उपयोग नहीं करूंगा और पेस्ट का उपयोग नहीं करूंगा। चमत्कार होगा। आपको नौकरी करना है करिए, बिजनेस करना है करिए, छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े मोर्चे लगाने की आवश्यकता नहीं, संसद को घेराव करने की आवश्यकता नहीं, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही करना है, संकल्प लेना है, कल से मैं ये नहीं उपयोग में लाऊंगा। चमत्कार हो जाएगा। अगर मैं कर सकता हूं तो आप जरूर कर सकते ना? कर सकते। देशभक्त हो तो संकल्प लेना पड़ेगा। देश को बचाना है, अगली पीढ़ी को बचाना, तो बस करना ही पड़ेगा। एक सज्जन आए, बोले सर आपकी बात बहुत अच्छी लगी। वो सज्जन माने हमारे मित्र है, राजू दीक्षित जी थे, अब नहीं है हमारे बीच। मैसूर में एक साथ थे, पहले जैविक खेती का प्रचार करते थे राजू दीक्षित जी। जब मेरे सान्निध्य में आए, हमारी चर्चा हुई लगातार। मैंने उनको कहा कि ये तो विदेशी षड्यंत्र है, आप स्वदेशी की बात करते हो, जैविक खेती का प्रचार कैसे करते हो? फिर उन्होंने मेरी किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ने के बाद हमारे मॉडल देखे, फिर जैविक खेती का प्रचार छोड़ दिया और प्राकृतिक खेती का प्रचार चालू कर दिया। मैं बार बार उनको समझाता था, ठीक है ये पेस्ट है ना, ये और ब्रश है, ठीक है हमारा खुद का भी होगा, लेकिन जीवन शैली कौन सी है? विदेशी है ना, विदेशी है ना।
हमारे पूर्वजों ने कभी इसका उपयोग नहीं किया था। ब्रश का उपयोग और पेस्ट का उपयोग भारतीय नहीं है, कौन सा है? यूरोपियन है। इसका मतलब है स्वदेशी के नाम पर विदेशी जीवन शैली को स्वीकार करेंगे क्या? लेकिन उनको हजम नहीं हो रहा था। ठीक है, बहुत अच्छे प्रवक्ता थे, मेरे घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर हमारे देश का ब्रश है, ठीक है, हमारे देश में बना है, स्वदेशी है, हमारे देश में बना हुआ पेस्ट है, लेकिन जीवन शैली कौन सी है? विदेशी। मुझे बताइए, भारतीय जीवन शैली को यूरोप अमेरिका ने स्वीकार करना चाहिए कि यूरोपियन जीवन शैली हमने स्वीकार करना चाहिए? कौन सा स्वदेशी का विचार है? मुझे बताइए आप, क्या होना चाहिए? हाँ? अगर विश्व गुरु बनना है तो हमारी जीवन शैली को किसने स्वीकार करना चाहिए? यूरोप अमेरिका ने। और हम क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है आत्मचिंतन की आवश्यकता। आत्मचिंतन, मैं दोषारोप नहीं कर रहा हूं, आत्मचिंतन बता रहा हूं। आत्मचिंतन करो, ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत करें, आत्मचिंतन करें। बाद में दातुन हो गया, चाय नहीं बन गया क्या? ऑर्डर देते हो घर को, है ना? अगर हिम्मत है तो ऑर्डर देने की। नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बाहर शेर बनते हैं, घर में बकरी बनते हैं, ना? यहां बैठे हो छोड़कर। ये चाय बहुत खतरनाक है। चाय बीमारियां पैदा करती है, पर्यावरण का विनाश करती है। आप बोलेंगे पर्यावरण का चाय का क्या संबंध है? आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, थेट संबंध है, थेट संबंध। मेरी कार्यशालाएं चलती हैं आसाम में, बंगाल में, या नेपाल, भूटान, सिक्किम के, जहाँ चाय की बागवानी होती है, या हमारे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के चाय बागवान जहाँ क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे किसान हैं, चाय उत्पादक। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो 80 साल के बूढ़े को मैं मिलता हूँ। एक बूढ़े को पूछा कि बाबा जी चाय बागवान कब से आ गए? बोले बाबू जी 40 साल पहले से आ गए। जब चाय बागवान नहीं थे तो क्या थे? बोले ये घने जंगल थे। सह्याद्री के वेस्टर्न घाट के, पश्चिमी घाट के जो चोटियां हैं घने जंगल से भरी थी। हिमालय की चोटियां घने जंगल से भरी थी। जितने ऊंचाई पर चाय बनेगा उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा कीमत मिलेगी। तो क्या किया चाय बागवानों ने? सारी चोटियां घने जंगल काट दिए और 3 फीट की ऊंचाई के लाखों हेक्टेयर चाय बागान बन गए। मैंने पूछा जब चाय बागवान नहीं थे, घने जंगल थे, तो आबोहवा कैसी थी? बोले बाबूजी मई महीने में ठंड लगती थी, स्वेटर पहनना पड़ता था, कोई बीमार नहीं होता था, हमारी सब्जियों पर कोई बीमारी आती नहीं थी, हम सारे स्वस्थ थे। अब क्या हो रहा है? अब बोले सब सत्यानाश हो रहा है, हमारी सब्जियां सब बीमारी से ग्रस्त हो रही है और हमारे लड़के नपुंसक बन रहे हैं, सब सत्यानाश हो रहा है, आबोहवा पूरी बदल गई है, पूरी बदल गई है। अब इतना ही नहीं, जनवरी में, फरवरी में भी ठंड नहीं लगती, हमें पंखा लगाना पड़ता है। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? ऊटी की बात कर रहा हूं, दार्जिलिंग की बात कर रहा हूं। पर्यावरण का विनाश चाय बागवानी करती। ये जो घने जंगल है, पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं, वही खत्म कर दिया हमने, पर्यावरण का विनाश कर दिया। और जब चाय पीते हो तो आंखों में जलन होती है ना, हाथों में जलन होती है, पाँव में जलन होती है, आगे आगे भूख खत्म होती है, फिर छोटे छोटे फोड़े आते हैं, बाद में उसका अल्सर होते हैं, अल्सर के बाद क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति होता है। क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति, कैंसर के माध्यम से। एक चाय कितनी बर्बादी कर रही है? एक चाय। जब आप चाय खरीदते हो पैसा कहां जाता है? गांव से बाहर, बाहर से देश के बाहर। चाय जब आप पकाते हो तो आपका विनाश, पर्यावरण का विनाश। और जिस प्रकृति से चाय उद्योग संसाधन लाते, प्रकृति का विनाश, और चाय उद्योग जो धुआं छोड़ते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, पर्यावरण का विनाश। 30 साल पहले मैं भी चाय पीता था। जब सोचा कि भाई खुद से शुरुआत करनी है, चाय छोड़ दिया। 30 साल अभी कोई चाय नहीं पीता, मैं स्वस्थ हूं, 10 घंटे बोलता हूं, कोई थकावट नहीं है, कोई थकावट।
आपका एक निर्णय, मैं कल से चाय नहीं पीऊंगा, अरे बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है। आपको नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको बिजनेस छोड़ने की आवश्यकता नहीं, समाज कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं, राजनीति छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जहां भी वही बैठकर आप एक काम कर सकते हैं, मोर्चे लगाने की आवश्यकता नहीं है, घेराव करने की आवश्यकता नहीं। एक निर्णय आपका बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अहिंसक बदलाव, किसी को कोई दुश्मनी नहीं है, अहिंसक है, अहिंसक, नॉन वायलेंट। चाय पीने के बाद दाढ़ी बनाते हैं, हाँ, दाढ़ी बनाने के लिए वो क्रीम और क्या है 5 मिनट लग। अभी तो मैं पुणे मुंबई में मैं देख रहा हूं कि वो रात को 2 बजे सोता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सुबह 5 बजे उठता है, हाथ में पेपर होता है, एक हाथ में ब्लेड होता है, एक हाथ में ब्रश होता है, और संडास भी उसी समय होता है। अरे क्या जीवन है इन लोगों का, गाड़ी चला चलाते खाते हैं, कि जीवन है, जीवन शैली बदल गई है। साथियों, जब आप ब्रश खरीदते हो, क्रीम खरीदते हो दाढ़ी के लिए, तो पैसा कहाँ जाता है? देश के बाहर जाता है। जो कारखाना उसकी निर्मित करता है धुआं छोड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, वैश्विक तापमान वृद्धि होती है, हवामान वायुमंडल में बदलाव होता है, विनाश होता है, विनाश होता है। जो कच्चा माल आता है प्रकृति से आता है, प्रकृति का विनाश। और बाद में दाढ़ी बनाने के बाद आप धोते हो तो बेसिन में पानी का विनाश। कितना विनाशी विनाश। मैंने सोचा कि इसकी आवश्यकता है क्या? पानी से नहीं होगा। 30 साल पहले एक कटोरी में पानी लिया, 5 मिनट लगाया, दाढ़ी किया, बहुत अच्छी दाढ़ी हुई। दूसरे दिन 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट, अब कुछ सेकंड में पानी लगाता हूँ, दाढ़ी करता हूँ। आज भी पानी से हजामत की है, बहुत बढ़िया दाढ़ी बनती है, बहुत बढ़िया दाढ़ी बनती है। एक निर्णय आपका, एक संकल्प लीजिए कि मैं दाढ़ी बनाने के लिए ब्रश का उपयोग नहीं करूंगा, क्रीम का उपयोग नहीं करूंगा, केवल पानी से दाढ़ी करूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। आपको कहीं जाना ही नहीं है, घर में बैठ कर कर सकते हैं। अगर बचाना है तो, प्रकृति को बचाना है तो। अगर मुझे संभव है तो आपको संभव क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हो सकता है। बाद में स्नान करते हो, स्नान करने के लिए कौन सी साबुन? हेमा मालिनी का चित्र है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उससे बढ़िया है माधुरी दीक्षित का है तो, है ना, बहुत बढ़िया। मैं भी साबुन लगा रहता, मैं भी साबुन लगाने वाला हूं। लेकिन जब सोचा कि खुद से शुरुआत करनी चाहिए, नहीं तो कोई सुनेगा नहीं, तो क्या साबुन की आवश्यकता है? मेरी माता जी कभी साबुन नहीं लगाती थी, बहुत सुंदर थी। केवल वो हमारी खेत की मिट्टी है, वो प्राकृतिक मिट्टी बोलते हैं, और हाँ, मुल्तानी मिट्टी, अरे कितना सुंदर। और कोई आवश्यकता नहीं थी, सुंदरता बढ़ती थी। मुझे क्यों आवश्यकता है? एक दिन निर्णय ले लिया, नहीं करना है, साबुन नहीं लगाना। 30 साल से मैं साबुन नहीं लगाता, मेरे शरीर को दुर्गंध नहीं है, दुर्गंध नहीं, ताजा तवाना हूं, 10 घंटे बोलता हूं, कोई थकावट नहीं है। मुझे बताइए, साबुन से सौंदर्य बढ़ता है तो कौन सा पंची साबुन लगाता है? कितना सुंदर है ना? कौन सा साबुन पंची साबुन लगाता है? कितना सुंदर है। आपकी ही उत्तर भारत की इतनी सुंदर गाय है, वो हरी, बहुत ही सुंदर सफेद, साबुन नहीं लगाती, सौंदर्य बढ़ते जाता है। एक गलत धारणा है, एक गलत धारणा है कि साबुन लगाने से हमारी सुंदरता बढ़ती है। 30 साल से मैं साबुन नहीं लगाता, मेरे शरीर को दुर्गंध नहीं है। जब साबुन खरीदते हो पैसा विदेश जाता है, क्योंकि निर्मित करने वाली कंपनियां विदेशी हैं। जब साबुन कारखाने में पैदा होती है, धुआं छोड़ता है, विशाल मात्रा में धुआं, पर्यावरण का विनाश, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, वायुमंडल में बदलाव लाता है। और जब कच्चा माल आता है तो प्रकृति से आता है, प्रकृति का विनाश होता है। और जब आप साबुन से नहाते हो तो एक आदमी 20 ग्राम प्रदूषक पानी में मिलाता है, मल्टीप्लाइड बाय 121 करोड़ भारतीय और 365 डेज। कितना प्रदूषण फैला रहे पानी में। एक आपका संकल्प, मैं कल से साबुन नहीं लगाऊंगा। बहुत बड़ा चमत्कार होता है, क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। हमारी
प्रकृति बचेगी, अगली नस्ल के लिए हम रखेंगे। ये काम आप कर सकते हो, घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं, घर बैठे संकल्प ले सकते हैं। अगर मन नहीं मानता तो सिक्के की पाउडर होती है ना, सिक्के की पाउडर, उसको वो नागर मोथा, वो बहुत बड़ा सुगंधी होता है, गांठा होते हैं, उसकी एक घास है जिसकी गांठ होती है भूमि के अंदर, बहुत सुगंधी होती है। और संतरे के छिलके, उसको सुखाइए, बारीक करिए, पाउडर बनाइए और एक बकेट पानी में 1 चिमटी डाल दिए। कितना बोलती है इसको? हाँ, 1 चुटकी डालिए। अरे क्या बात है, क्या बात, सुगंध ही सुगंध शरीर को। साबु से सुंदरता नहीं बढ़ती, मन से, मन की सुंदरता चाहिए, मन की सुंदरता। छोड़ दो, संकल्प करो कि साबु की कोई आवश्यकता नहीं, मैं करूँ, कुछ नहीं होगा, बहुत चमत्कार हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्रांति हो जाएगी। आज साबु से नहाने के बाद गर्म पानी से स्नान करते हैं। कौन कौन करते हैं गर्म पानी से स्नान? बहुत सारे करते हैं। मुझे बताइए, अगर आप लकड़ी जलाते हो, लकड़ी कहां से आती है? जंगल से। जंगल बढ़ेंगे या कटेंगे? कटेंगे। ये ठीक है अथवा गलत है? गलत। क्यों कर रहे हो? मालूम तो है गलत है, मालूम क्यों कर रहे हो? अगर आपके पास बिजली है, बिजली से आप गर्म कर रहे हो, लेकिन थर्मल पावर स्टेशन से कोयला जलता है, विशाल मात्रा में धुआं छोड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, आखिर में नुकसान तो हमारे देश का है, पर्यावरण का है। क्या आवश्यकता है? कौन सा पंछी गर्म पानी से स्नान करता है, कौन सा प्राणी गर्म पानी से स्नान करता है, हम क्यों करें? मैं भी गर्म पानी से स्नान करता था। अरे भाई, विदर्भ में गर्म पानी से स्नान धूप काले में भी करते हैं, 48 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी से स्नान करता है, मुझे मालूम नहीं क्यों करते। जब मैंने सोचा कि बंद करना चाहिए, ठंडे पानी से स्नान कर दिया। 30 साल हुए मैं ठंडे पानी से स्नान करता हूँ। जाड़ा हो या कोई भी ऋतु, मेरी कोई स्वस्थता है, बिल्कुल स्वस्थता है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। आप गर्मी के दिनों से शुरुआत करिए, ठंड काल में भी आपको गर्म पानी मिल जाएगा। अगर कुएं का पानी है तो गर्म ही होता है, प्रकृति की व्यवस्था है। और नदी का पानी है तो सुबह क्या होता है, प्रातः काल गर्म ही होता है, गर्म, प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था। एक निर्णय आपका, एक निर्णय बचा सकता है, अगली पीढ़ी को बचा सकता है। और बाद में स्नान हुआ, कपड़े पहनते हो, कौन से? ये पॉलिस्टर, विदेशी, सिंथेटिक। देखिए, ये जो विदेशी कपड़ा बनता है ना, उसका जो कच्चा माल है, समाप्त होने जा रहे भंडार उसके, नैप्था के, नेचुरल गैस के, अभी नहीं मिलेंगे। केवल 30 साल के बाद एक बूंद भी नहीं मिलेगा। प्रकृति का विनाश कर रहे हो। और जब आप एक कपड़ा पहनते हो, खर्चा करते हो या खरीदते हो, तो लाखों कामगारों के हाथ काटते हो, उनकी चूल्हे बुझाते हो, उनकी रोजी रोटियां छीनते हो। क्योंकि ये पॉलिस्टर कपड़ा निर्माण करने वाली मशीनें ऑटोमेटिक होती है। 100 कामगारों का काम एक मशीन करते है। कितने जाने रोजगारों को आप खत्म करते हो। जो उद्योग है विशाल मात्रा में क्या छोड़ते हैं? धुआं छोड़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और इससे चर्म रोग भी होते हैं। देश का पैसा विदेश जाता है, अर्थव्यवस्था चौपट होती है। हम जो खाते हैं उसका चयापचय के बाद 48 घंटे के उपरांत उससे रक्त, खून बनता है, मेद बनता है, हमारी हड्डियां बनती है, मांस बनता है, वो शक्ति बनती है, साथ में विचार भी बनते हैं और जहर भी पैदा होता है। खाने के बाद जहर भी पैदा होता है। वो शरीर में पैदा हुआ जहर पसीने के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकाला जाता है। ये पसीना सोख कर बाहर निकालने का काम कौन सा कपड़ा करता है? खादी करता है, सारी सूती कपड़ा करता है। ये पॉलिस्टर नहीं, अंदर के अंदर आपको निकल जाता है। एक सूती कपड़ा आप 1 मीटर खादी खरीदोगे, लाखों लोगों को जीवन दान दोगे। क्योंकि जब आप खरीदोगे तो डिमांड बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे, किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। किसान अपने मजदूरों को पैसा ज्यादा देगा, मजदूरी, तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। और जो कपास जिनिंग में जाएगा वहां लाखों कामगार जिंदा रहेंगे, और प्रेसिंग में जाएगा वहां के लाखों कामगार, बाद में सूत गिरनी में जाएगा सूत, वहां के लाखों कामगार, और कपड़ा मिल में जाएगा, लाखों कामगार जिंदा रहेंगे और कपड़ा बाहर निकलेगा। छोटे बड़े बड़े व्यापारी लग न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को आप जीवन दान दोगे, रोजगार दोगे।
रोजगार दो। एक निर्णय आपका, मैं कल से सूती कपड़ा पहनूंगा, मैं ये विदेशी कपड़ा नहीं पहनूंगा। एक निर्णय बहुत बड़ा काम कर सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। अगर बचाना है, देश को बचाना है, ये करना ही होगा। अगली पीढ़ियों को बचाना है तो करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, निर्णय लेना होगा। मैं बचपन से खादी पहनता हूं, मैट्रिक में जो था तब से खादी पहनता हूं, आज भी खादी है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खादी पहनने के बाद अंदर से जो भाव आते हैं ना। हाँ, खादी की बदनामी कुछ लोगों ने की है, खादी के अंदर कुछ काले कारनामे कर, ये बात अलग है, लेकिन खादी बदनाम नहीं हुई, खादी कुछ करेगी। और फिर कपड़े पहनने के बाद क्या लगाते हैं? स्नो पाउडर, कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन है, लैक्टोकैलामिन, लैक्टोकैलामिन नहीं, आप नहीं लगाती, मुझे मालूम है आप नहीं लगाती, लेकिन लोग लगाते हैं, हमारी बहनें लगाती। क्या आवश्यकता है? कौन सा पंछी वो लैक्टोकैलामिन लगाता है? कितना सुंदर है। जब आप ये सौंदर्य प्रसाधन स्नो पाउडर खरीदते हो, देश का पैसा कहाँ जाता है? विदेश जाता है। कच्चा माल प्रकृति से आता है, प्रकृति का विनाश होता है। एक कारखाने धुआं छोड़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, पर्यावरण का विनाश होता है। और जब आप मुंह धोते हो तो पानी प्रदूषण। क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। मन की सुंदरता तन की सुंदरता होती है, तन की सुंदरता मन पर निर्भर है, कपड़े पर नहीं और सौंदर्य प्रसाधन पर नहीं है। एक निर्णय आपका, कल से मैं कुछ भी नहीं उपयोग में लाऊंगा। एक काम करिए, अगर मन नहीं मानता तो घर में दूध है, दूध की मलाई है और हल्दी है, उसको क्या करे? क्या सुंदरता बढ़ती है, क्या सुंदरता। एक निर्णय आपका देश को बचाएगा, मानवता को बचाएगा, प्रकृति को बचाएगा, एक निर्णय। और फिर कपड़े पहनने के बाद खाना खाते हो, जहरीला खाते हो। क्या खाते हो? जहरीला खाते हो। आप एक निर्णय ले कि कल से हम केवल विष मुक्त खाएंगे, जल मुक्त खाएंगे, प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ खाएंगे। बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि आप ज्यादा दाम देंगे तो किसानों को लाभ, आप बचेंगे, किसान बचेगा, सारा पर्यावरण बचेगा। लेकिन किसान अगर वो पैदा नहीं करेगा तो आप किसको कैसे मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए 5 दिन बैठना है कि किसान जल मुक्त कैसा पैदा करेगा, और उपभोक्ताओं को स्ट्रेट उपभोक्ता के पास जाएगा, बिचौला हम खत्म करेंगे, स्ट्रेट कंज्यूमर तक पास जाएगा। इसकी भी व्यवस्था कैसे करना है 5 दिन सुनोगे साथियों। तो साथियों, ये केवल खेती का विषय नहीं है, ये केवल खेती का विषय नहीं, ये हमें अंतर्बाह्य बदलने का विषय है, हमें आर-पार बदलने का विषय है, ईश्वर को ईश्वर के साथ प्रकृति के माध्यम से जोड़ने का विषय है। वही आध्यात्म है, वही आध्यात्म है, वही आध्यात्मिक खेती। आप 5 दिन सुनोगे, 1 मिनट भी मत गवाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। मेरे 7-7 दिन के 8-8 दिन के वर्कशॉप लगते हैं, 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार किसान होते हैं। रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक चलता है, चलता ही रहता है। दिन समाप्त होते, विषय समाप्त नहीं होता। इसलिए 1 मिनट भी न गंवाए, बीच में कहीं न जाए, पूरा सुनिए, और 5 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि बस मैं अब करूंगा, मैं अब करूंगा। ये जो हवस है, हवस, लालच अंदर की, इससे अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन, अधिक पैसा, एक गाड़ी नहीं 10 गाड़ियां, सत्ता, ये सारा जो लालच है वो निकल रहा है। इस लालच पर हमें विजय प्राप्त करना है, इस चांडाल चौकड़ी पर विजय प्राप्त करना है। एक गुणशेखरा लंदन में रहता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक बहुत बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, 24 लाख पैकेज था। कितना? 1 साल का कितना सैलरी? 24 लाख रुपए। एक दिन फोन आया उसका कि सर, मैंने इंटरनेट पर आपका सारा जानकारी देखा, 3 दिन में सोया नहीं, मुझे लगा कि मेरा जन्म खत्म हुआ, ये इसमें कुछ नहीं, मुझे बदलना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब सत्यानाश से कर रहा हूँ, मेरे जीवन का भी कर रहा हूँ और प्रकृति का भी कर रहा हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में आना चाहता हूँ।
मत आओ, पहले मेरी वर्कशॉप सुनो, मेरी किताबें पढ़ो। हिंदुस्तान में आया, चेन्नई का उसने वर्कशॉप सुना मेरा 7 दिन का, मेरी किताबें मंगाई इंग्लिश, वो पढ़ी, चला गया। 2 महीने के बाद फोन आया, हमने निर्णय ले लिया है कि नौकरी छोड़ना, हिंदुस्तान में आना है। मैंने पत्नी साथ में है? बोले है, उसको दे दो। पत्नी को पूछा ये निर्णय उसका मान्य है? बोले वो जो कहेगा मैं करूंगी, क्योंकि हम भी अब उसमें उब गए हैं। अब हमने वो हिंदुस्तान में आया है, अब वो हमारे ये चित्तूर जिले में एक संस्था के साथ उनको जोड़ दिया है। पति पत्नी बहुत मजे में है, लोगों को कॉलेज में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, जीरो पर खेती सिखाते हैं, अपने यहाँ मॉडल खड़ा करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, 2 समय की रोटी चाहिए, और जो पैसा कमाते हो ऊपर नहीं ले जा सकते, यही नीचे रखना पड़ता है। तो क्यों करे, क्यों न पड़े, क्यों दौड़े। साथियों, गुण से खरा एक आदमी, एक जवान एक निर्णय लेता है, हवस पर सवार होता है, हवस पर विजय प्राप्त करता है, लालच पर विजय प्राप्त करता है। एक गुण से खरा नहीं चलेगा, हमें अनंत गुण से खरा चाहिए, अनंत गुण। एक काम आप करने वाले, एक काम आप करने वाले। अंत में एक बात कहूंगा, समाप्त करूंगा। 0 बजट खेती प्राचीन कृषि पद्धति नहीं है जो कहा जाता है। प्राचीन कृषि पद्धति गोबर के खाद पर निर्भर थी। 0 बजट खेती में 1 ग्राम भी गोबर का खाद डालना ये प्राचीन पद्धति नहीं है, ये जैविक पद्धति भी नहीं है, ये वैदिक पद्धति भी नहीं है, ये यौगिक पद्धति भी नहीं है। सबसे अलग पद्धति है, अलग पद्धति है, सबसे अलग पद्धति। इसमें भी थोड़े उलझाव आ गए हैं। कुछ लोग अब मान्य कर रहे हैं कि 0 बजट खेती के बिना कोई चारा नहीं है, लेकिन 0 बजट खेती नाम नहीं ले रहे हैं, उसको गौ आधारित खेती कर रहे हैं। एक नए तरह का एक माहौल बना रहे हैं। साथियों, ये गाय के गोबर पर आधारित है, लेकिन वो जो गो आधारित कहते हैं वो गो आधारित खेती हमारी नहीं है, क्योंकि कंपोस्ट गो आधारित है, विनाशकारी है। वर्मी कंपोस्ट आप जानेंगे कैसे विनाशकारी है, दोपहर को आधारित गो आधारित है लेकिन विनाशकारी है। इसका मतलब है गो आधारित शब्द के पीछे जैविक खेती दोबारा लादने की बात कहते हैं। इसको गो आधारित मत कहे, इसको 0 बजट ही कहना है। पूरी दुनिया में यही नाम से पुकारा जाता है। 0 बजट खेती के नाम से गो आधारित बात कहकर जैविक खेती दोबारा आप किसानों को थोपने की बात मत करें। कुछ लोग इसको रसायन मुक्त खेती करते हैं, शायद उनको मालूम नहीं, कोई खेती रसायन मुक्त नहीं होती, कोई खेती रसायन मुक्त नहीं होती। 0 बजट खेती भी रसायन मुक्त नहीं है, रासायनिक ही है। क्योंकि जड़ें जो खाद्य लेती है भूमि से, वो रसायन के रूप में लेती है, रसायन के रूप में लेती है। भूमि में रसायन के रूप में खाद्य नहीं होता, वो जैविक के रूप में होता है। जैविक का रासायनिक रूप में रूपांतर जीवाणु करते हैं और जड़ों को रासायनिक के रूप में लेते हैं। रसायन मुक्त खेती हो ही नहीं सकती। ये गुमराह करने की बात छोड़ दे, केवल एक ही बात कहे, 0 बजट खेती करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। गुमराह मत करे, ये नंबर निवेदन है। साथियों, आध्यात्म कोई अलग नहीं है, पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है। प्रकृति के माध्यम से ईश्वर को जोड़ना ही आध्यात्म है, और वही आप 5 दिन सुनने हैं। आप रात को शायद हो सकता है देर तक बैठना पड़े, आपकी अगर कोई तैयारी है इसके लिए तो बहुत स्वागत वाली बात होगी। और यहाँ के जो कानून हैं, यहाँ के नियम हैं आश्रम के, उसका पालन होना चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। बाहर कोई नहीं जाएगा, और बीड़ी सिगरेट तंबाकू बिगाऊ कोई नहीं खाएगा। और हो सकता है तो पूरे दिन यहाँ बैठकर आपको ये सुनना है, यहाँ के नियम का पालन करना है। अंत में एक बात कहूँगा कि आपका पूरा स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ कि विशाल भवन है, ये विशाल भवन है। स्वामी जी कह रहे थे कि 10,000 लोग बैठ सकते हैं।
अगर अगला शिविर रहेगा तो शायद ये भवन भी कम पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था हमें करनी है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये स्थिति पैदा होगी, क्योंकि जीरो बजट खेती के बिना कोई चारा नहीं है, किसानों को नहीं है, उपभोक्ता को नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।